हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वायुमंडल और वायुमंडलीय परतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर कम होंगे और वीडियो पे व्यूज़ कम आएंगे तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बादल के बारे में देख लेते हैं। ये 4 ही लाइन का है। बादल की परिभाषा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सबको ही बादल की परिभाषा पता होगी। हम कक्षा 6वीं से बादल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो पहला है पक्षाभ मेघ। जो बादल का जो सर्वाधिक ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पक्षाभ मेघ कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है पक्षाभ स्तरी मेघ, यानी कि सूर्य व चंद्रमा के बीच में जो प्रभाव मंडल का निर्माण करता है उसे पक्षाभ स्तरी मेघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा इसको। सूर्य व चंद्रमा के बीच प्रभाव मंडल का निर्माण करता है उसे पक्षाभ स्तरी मेघ कहते हैं। वही बात करें हम कपासी मेघ की, तो कपासी मेघ क्या है आपको पता होगा। कई बार बादल ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जहाँ पे कपास के गुच्छे रख दिए गए हों, यानी कि ऐसी उसकी संरचना होती है। लगता है जैसे कि कपास के झुंड एक जगह पे रखे हों। ऐसा कब होता है? ज्यादातर ऐसा माहौल ऐसे तब देखने को मिलता है जब बारिश हुई होती है, और बारिश होने के बाद में जब मौसम साफ हो जाता है तो ज्यादातर ऐसे बादलों को देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा लगता है कि जहाँ एक ही जगह पर कपास का गुच्छा रख दिया गया हो। दोस्तों, चौथे नंबर पे है कपासी स्तरी मेघ, यानी कि इस मेघ के अंतर्गत इस मेघ का जब निर्माण होता है उस समय वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली चमकना, गड़गड़ाहट, ओले गिरना, बिजली चमकना, बादल गरजना और तड़ित झंझा इत्यादि ये सारी मौसमी क्रियाएं इस कपासी स्तरी मेघ के निर्माण के फलस्वरूप होती हैं। चलिए दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, ये मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि बिजली गड़गड़ाहट वाला देश कौन सा है। आप याद रखिएगा, भूटान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बिजली गड़गड़ाहट यानी कि बिजली का चमकना और बादल की गड़गड़ाहट ये सब सुनने को मिलते रहती है। और इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू। अब हम वायुमंडल की बात करते हैं, तो चलिए वायुमंडल की परिभाषा देख लेते हैं। ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। तो पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है, आप इसको एक ही लाइन में याद करिएगा। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं वायुमंडल में स्थित गैसों का क्रम कौन कौन सा है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है और कितने प्रतिशत में पाई जाती है। तो दोस्तों, पहली है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यह 78% पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, यह 21.93% पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% पाई जाती है। और चौथे नंबर पे है आर्गन, जो कि 0.93% पाई जाती है। और जो अन्य गैसें हैं वह 1% पाई जाती हैं। दोस्तों, मैंने एक और नोट करके लिखा हुआ है, ऊपर पट्टी या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि जितनी भी गैसें होती हैं उन सब में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। आप इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इन सबको एक साथ जोड़ने का उद्देश्य यही है कि हमारे माइंड में यह पूरी तरह से सेट हो जाए, क्योंकि हम इसको अलग से याद करेंगे। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, इसके जो आविष्कारक हैं वो टार्सेली हैं। तो इस तरह से हमको अच्छे से याद नहीं होगा, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ ही लिख दिया है ताकि हमको किसी भी तरह से ये हमारे माइंड में बैठ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं अगर वायुमंडलीय तीव्रता या परिवर्तन की बात करें तो इसको बैरोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक यंत्र होता है जो कि वायुमंडल तीव्रता या परिवर्तन को इससे माप सकते हैं। दोस्तों, दूसरा नोट मैंने लिखा है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग अचानक नीचे गिरे तो वह आंधी तूफान का संकेत देता है। और वहीं अगर यदि पाठ्यांक रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरे तो वह वर्षा का संकेत देता है। ये इसको याद रखिएगा। ये बैरोग्राफ का अगर अचानक नीचे गिरता है पाठ्यांक रीडिंग तो वह आंधी तूफान का संकेत देता है, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वह वर्षा का संकेत देता है। दोस्तों, अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चर्चा कर लेते हैं, वायुमंडलीय परतों के बारे में, जो कि ज्यादातर एग्जाम पे यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में 5 ही परतें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल है जो कि पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला जो परत है वह है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, और चौथे नंबर पे आयन मंडल,
और जो सबसे लास्ट वाली परत है वह है बाह्य मंडल। तो चलिए दोस्तों इसको एक एक करके हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में बनते हैं। दोस्तों ये जो क्षोभ मंडल है यह पृथ्वी के सबसे वायुमंडल की सबसे नजदीक वाली परत है, और इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसको स्वभाव मंडल भी कहते हैं, और इसको अधोमंडल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। आप इसके बाकी नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने अगर पता चले हम क्षोभ मंडल को हम तो जानते हैं, लेकिन अगर परिवर्तन मंडल आ गया तो हमको लगेगा कि हमने तो इस मंडल के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए नामों को भी याद करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो इसमें यह वायुमंडल की निचली परत होती है, यानी कि वायुमंडल की सबसे नजदीक वाली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है, और इसमें घनत्व तो सर्वाधिक होता है, और इस मंडल पे हेलीकॉप्टर उड़ता है, क्योंकि यह वायुमंडल के सबसे नजदीक होती है। पृथ्वी की इस परत पर हेलीकॉप्टर उड़ता है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। और पृथ्वी से जो इसकी ऊंचाई होती है वह 12 किलोमीटर की होती है, यानी कि ज़्यादा ऊपर नहीं होती है ये। और इस मंडल में ही मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो इस मंडल पे ही होती हैं, जैसे कि वर्षा, ओले गिरना, बिजली चमकना, गरजना, और ऋतु परिवर्तन, गर्मी, ठंडी, वर्षा इत्यादि, तड़ित झंझा इत्यादि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है समताप मंडल, इसको स्ट्रोटोस्फियर भी कहते हैं। ये स्ट्रोटोस्फियर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में इसका नाम है स्ट्रोटोस्फियर। और इस मंडल में तापमान समान व स्थिर होता है, यानी कि तापमान समान भी होता है और स्थिर होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इस मंडल पे जो वायुयान उड़ता है वह समताप मंडल पे उड़ता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्षोभ मंडल पे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और समताप मंडल पर वायुयान उड़ते हैं। दोस्तों देख लेते हैं वायुयान के टायरों पे हीलियम गैस भरी होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वायुयान के टायरों पे कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, साथ में पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा आसानी होगी। और समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन मंडल पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्यमान होता है। दोस्तों ओजोन परत का जो कार्य होता है वह है सूर्य से आने वाली परावैश्विक किरणों और अल्ट्राट्रेक किरणों को अवशोषित करता है, इनको पृथ्वी तक नहीं आने देता है, यानी कि बीच में ही इनको अवशोषित कर लेता है अपने आप। दोस्तों ओजोन परत से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई को जिस यंत्र से मापते हैं उसको डक्सन इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट करती? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड इसको नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन नष्ट करती है। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसको नष्ट करती है ओजोन परत। अभी देखते हैं मध्य मंडल, इसको मेमोस्फियर कहते हैं इंग्लिश में। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई होती है पृथ्वी से। दोस्तों अब देखते हैं चौथे नंबर पे आयन मंडल, जो कि 80 किलोमीटर के बाद का जो भी वायुमंडल होता है वह आयन मंडल कहता है। इसको इंग्लिश में आयन बर्ड भी कहते हैं। और इस मंडल में संचार उपग्रह, रॉकेट, प्रक्षेपण, रंग संबंधी, किरण तरंग संबंधी, जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन, संचार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो आयन मंडल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों जो हमारा सबसे लास्ट वाला परत है वो है बाह्य मंडल, इसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। और इस मंडल में मिसाइल छोड़ा जाता है, और इसी मंडल पे हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाया जाता है, यानी कि इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होता